नमस्कार, डीडी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद मुद्गल मौजूद हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र द्वारा किए गए विमुद्रीकरण के फैसले को ठहराया सही। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 से सरकार के फैसले पर लगाई मुहर। भाजपा ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। विमुद्रीकरण को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बताया। पूछा, विमुद्रीकरण के खिलाफ कैंपेन चलाने के बाद क्या आप माफी मांगेंगे राहुल गांधी? दिल्ली के कंझावला सुल्तानपुरी में हुई जघन्य वारदात की तेज हुई जांच। रोहिणी कोर्ट ने स्कूटी सवार लड़की से बर्बरता के 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में दिया। पुलिस ने कहा, फोरेंसिक टीम ले रही है मदद, जल्द दाखिल करेंगे चार्जशीट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध आईईडी विस्फोट के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने घटनास्थल का किया दौरा। ऊपरी डांगरी गांव के लोगों से मिलकर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। विस्फोट में हुई 2 बच्चों की मौत जबकि 3 अन्य घायल। घटना की जांच जारी। भारत और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। दोनों देशों ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते सहित कई अहम मुद्दों पर जताई सहमति। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोहराया, वार्ता से निकाला जाए यूक्रेन संकट का हल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई विमुद्रीकरण को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसी साल नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही निर्णय लिया गया। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना द्वारा सुनाया गया। न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना ने इससे असहमति जताई है। पीठ ने जस्टिस गवई और नागरत्ना के अलावा जस्टिस नजीर, ए.एस. बोपन्ना और वी. रामा सुब्रमण्यम थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक हलफनामे में केंद्र ने हाल ही में शीर्ष अदालत को बताया कि नोटबंदी की कवायद एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। विमुद्रीकरण नीति को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विमुद्रीकरण के खिलाफ सभी 58 याचिकाओं को खारिज करने के शीर्ष अदालत के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि सरकार की नीयत और नीति सही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुए बर्बर एक्सीडेंट के 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आज उन्हें दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की। अब पुलिस 3 दिन तक मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन से पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली के कंझावला इलाके में 20 साल की लड़की के साथ नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाहरी दिल्ली के
सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी थी। इसमें शराब के नशे और नए साल के जश्न में डूबे युवा टक्कर के बाद कार में फंसी स्कूटी सवार युवती को घसीटते रहे। कई किलोमीटर बाद आरोपियों ने कार बैक करके युवती का शव निकाला और फरार हो गए। लड़की के साथ हुई बर्बरता से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हैरानी जाहिर की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कंझावला सुल्तानपुरी में हुई अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। मैं ऐसा करने वालों की हैवानियत भरी असंवेदनहीनता से हैरान हूं। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के पास जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। इलाके को सील कर बम निरोधक दस्ता जरूरी कार्रवाई में लगा हुआ है। इस बीच सेना की टीम को भी बुला लिया गया है। ध्यान रहे कि यह क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाला है और यहाँ पास ही में पंजाब और हरियाणा सचिवालय और विधानसभा के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी आवास है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध आईईडी विस्फोट के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने ऊपरी डांगरी गांव के लोगों से मिलकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कायराना हमले में शहीद हुए प्रत्येक नागरिक के निकटतम संबंधी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी देने व गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल शाम 4 लोगों की हत्या के बाद पीड़ितों में से एक के घर में एक आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ितों को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जम्मू रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह के अनुसार एक और संदिग्ध आईईडी देखा गया है, जिसे सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन का संचालन कर रहे हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। गौरतलब है कि कल डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई थी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ऑस्ट्रिया यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वियना में अपनी ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई समझौते किए और मुझे लगता है कि व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते की शुरुआत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $2.5 बिलियन है और 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां भारत में काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों से लेकर आज विस्तार से चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। यूक्रेन के मुद्दे पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन पर हम बताना चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे पर काफी चिंतित है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में पीठ में छुरा घोंपा और उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे हमेशा लड़ते रहे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। भारत के प्रमुख शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये कार्यक्रम केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कृषि, वानिकी, पशु, मत्स्य पालन, जूलॉजी समेत सम्मेलन में 14 विभिन्न विभागों में अभिनव शोध पर चर्चा, भव्य प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा। दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने से अब साहबजादों का इतिहास घर घर तक पहुंचेगा। उन्होंने इस दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, जिनकी वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के साथ उसे मनाया भी गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस दिन को साहबजादों की कुर्बानी को समर्पित कर नया इतिहास रचा है, जिसकी वजह से सभी सिख पीएम मोदी के आभारी हैं। बीते 4 दिनों से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। औसतन 200 से ज्यादा केस प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भी कोविड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। 6 देशों से आने वाले यात्रियों की एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट डालना अनिवार्य कर दिया गया है। रैंडम सैंपलिंग में अब तक 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात के अमरेली में पशुओं के लिए मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया। ये भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट है। इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों के लिए IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में कल से तापमान गिरने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। जेनामणि ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हल्के कोहरे और उसके बाद साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनों को लेट होने से लोगों को स्टेशनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं उड़ान सेवाओं पर भी मौसम का प्रतिकूल असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश पर पड़ने लगा है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने दिन और रात का पारा तेजी से गिराया है। प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। ग्वालियर में शीतल दिन और दतिया में तीव्र शीतल दिन रहा। दतिया, रायसेन, दमोह, ग्वालियर, खजुराहो, सागर और भोपाल में मध्यम कोहरा देखा गया। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्राजील में लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। लूला डा सिल्वा ने अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कड़े मुकाबले में तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था। 77 वर्षीय लूला इससे पहले 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लूला एक वामपंथी नेता है और वो अपने शुरुआती वर्षों में एक ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लूला डा सिल्वा 1 साल से ज़्यादा समय तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भी बंद रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लूला डा सिल्वा ने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए अमेजन रेन फॉरेस्ट के संरक्षण और बढ़ती असमानता जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही है। अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद ब्राजील के नए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने रविवार को आधिकारिक रूप से 37 मंत्रियों की अपनी कैबिनेट नियुक्त की। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले निर्णयों में लूला ने अवैध वनों की कटाई से निपटने के लिए सरकार की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इवामा के अधिकारों को बहाल किया, जिसे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कमजोर कर दिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि प्रमुख ब्याज दरों को कम करने के लिए 2023 में कदम उठाए जाएंगे। वीरसिंघे ने कहा कि श्रीलंका की मुद्रास्फीति की दर नवंबर में 61% से कम होकर दिसंबर में 57.2% हो गई। उन्होंने कहा कि 2023 में महंगाई और कम होने की उम्मीद है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उच्च ब्याज दरों ने मुद्रास्फीति को नीचे रखा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने पर दरों में कमी की जाएगी। नवंबर 2022 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने प्रमुख उधार दर को 15.50% पर बनाए रखने का फैसला किया था। श्रीलंका में रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों के कारण आज सुबह कम से कम 11 निर्धारित ट्रेनें रद्द कर दी गई। परिवहन मंत्रालय को आज इस मुद्दे के हल करने की उम्मीद है। रेलवे के पूरे स्टाफ में से करीब 500 लोग 31 दिसंबर को 60 साल के होते ही रिटायर हो गए। रेलवे स्टेशन मास्टर्स यूनियन की अध्यक्ष सुमेधा सोमरत्ने ने कहा कि रद्द की जाने वाली ट्रेनों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है और बाकी चलने वाली ट्रेनें यात्रियों का बोझ नहीं उठा पाएंगी। सोमरत्ने ने आगे कहा कि 2013 के बाद से भर्ती किए गए स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई है। स्टेशन मास्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले सप्ताह तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे हड़ताल शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की कमी के चलते पिछले 2 दिनों में ही करीब 96 ट्रेन यात्राएं रद्द कर दी गई। रेलवे विभाग के पास लगभग 17,000 का स्टाफ है और प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्री इन ट्रेनों में
सफर करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 से 8 जनवरी तक ढाका लिट फेस्ट के 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस लिट फेस्ट में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह समेत दुनिया भर की 500 से ज़्यादा साहित्य से जुड़ी शख्सियतें हिस्सा ले रही हैं। इस 4 दिवसीय आयोजन में अमिताभ घोष, हनीफ कुरैशी, अलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, जॉय गोस्वामी और कैसर हक जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक भी शामिल होंगे। ढाका लिट फेस्ट के 175 से ज़्यादा सेशंस में विज्ञान और तकनीक पर चर्चाओं से लेकर बच्चों और युवाओं के लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं इस दौरान फिल्मों की स्क्रीनिंग, थिएटर, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से बड़े इलाके में बाढ़ आई हुई है। सैक्रामेंटो नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके, खेत और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नए साल की शाम से पहले शुरू हुए तूफान की वजह से 2 लाख से ज्यादा घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है। तेजी से बढ़ रहे बाढ़ के पानी के अल्मीडा काउंटी को जलमग्न कर दिया है। इस वजह से अल्मीडा काउंटी के पास हाईवे पर कई जगह गड्ढे और भूस्खलन देखने को मिला है। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में भी करीब 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। स्विट्जरलैंड की सोशल डेमोक्रेट पार्टी के एलन बर्सेट ने दूसरी बार स्विस परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बर्सेट गृह मामलों के स्विस संघीय विभाग के प्रमुख भी हैं। उन्होंने इससे पहले 2018 में राष्ट्रपति पद संभाला था। बर्सेट ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ एक स्थिर और अच्छी तरह से संरचित संबंध में स्विट्जरलैंड का मौलिक हित है और तटस्थता बनाए रखना ही स्विट्जरलैंड के लिए एकमात्र विकल्प है। गौरतलब है कि हर साल दिसंबर में स्विस संसद 12 महीने के कार्यकाल के लिए संघीय परिषद के 7 सदस्यों में से स्विस परिसंघ के अध्यक्ष का चुनाव करती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मनोरंजन पार्क में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां शनिवार को पार्क में बिजली गुल होने के बाद फेरिस व्हील झूले में आग लग गई, जिससे झूले पर सवार कई लोग 400 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। जिसके बाद दमकल कर्मी बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और झूले में फंसे 62 लोगों को बचाया गया। इस घटना से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मैक्सिको के उत्तरी शहर सियुदाद जुआरेज की एक जेल में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 14 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं इस हमले का फायदा उठाते हुए 30 कैदी जेल से भाग निकले। चिहुआहुआ स्टेट प्रोसिक्यूटर कार्यालय ने बताया कि हमले के बाद अज्ञात हमलावर बख्तरबंद गाड़ियों से भाग निकले। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 10 जेल गार्ड और सुरक्षा एजेंट शामिल हैं। इसके बाद जेल के भीतर कैदियों में लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में 13 लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा को बदलकर नए साल के पहले दिन यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच ने इस दौरान राजधानी ज़ग्रेब में यूरो के जरिए कॉफी का बिल भी चुकाया। क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। क्रोएशिया यूरो को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। इससे पहले कुना क्रोएशिया का आधिकारिक मुद्रा रही है। क्रोएशिया यूरोप के शेंगेन जोन के देशों में शामिल हो गया है, जहां बिना पासपोर्ट और वीज़ा निमंत्रण की एक जगह से दूसरी जगह जाने की छूट है। वॉन डेर लेन और प्रधानमंत्री प्लेनकोविक क्रोएशिया स्लोवेनिया सीमा पर स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर से भी मिले, जहां इस निमंत्रण के समाप्त होने की खुशी जताई गई। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दम घुटने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कंपाला के फ्रीडम सिटी मॉल में भगदड़ मचने के दौरान एक सकरे गलियारे में
भीड़ फंस गई, जिसके बाद दम घुटने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत तेजी से सुधर रही है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत को आईसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए निजी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बीते शुक्रवार को उनका कार से एक्सीडेंट हो गया था। वे दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद उनके कार में आग लग गई थी। उसके बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नए साल के जश्न के बाद टीम इंडिया 2023 अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से करेगी। दोनों टीमें 3 जनवरी से 3 T20 और बाद में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी। टीम इंडिया का इरादा जीत के साथ साल की शुरुआत करना होगा। साल की पहली T20 सीरीज के लिए टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में दी गई है। T20 के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।